आइए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में देखे थे टेंस, ठीक है। तो टेंस आपको फर्स्ट वीडियो में हम लोग उसका बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन जान लिए थे। अब इसमें देखिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस ऑलरेडी 3 प्रकार का होता है, सबको ये पता है, बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं यहाँ तक आ गए। लेकिन आगे बात देखिए, अब उसको बढ़िया से एक एक करके पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक। क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो भी कंपटीशन जो भी है तो सब यहीं से पूछे जाते हैं। जहाँ तक कि रहता है कि कोई भी ट्रांसलेट किया जाता है ना, तो बिना टेंस के सहारे हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। सब में हमें टेंस की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई ऐसा टाइम नहीं कि जिस जो बिना टाइम का कोई आपका वाक्य बन जाए। और जो बिना टाइम पे, आपको पता ही है टाइम क्या होता है, टेंस ही होता है। तो बिना उसकी सपोर्ट से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। चाहे आप वॉइस पढ़िए, चाहे नरेशन पढ़िए, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, सब में हमके टेंस की जरूरत होती है। तो टेंस में देखिए हम लोग नॉर्मल जनरल ले चुके थे, यानी उसका इंट्रोडक्शन जा चुके थे। टेंस आपका ऑलरेडी 3 प्रकार का होता है, पता ही है आपका। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस आता है, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी चल रहा है, ठीक है। दूसरा बात होता है पास्ट टेंस। पास्ट की आपका बीता हुआ काल होता है, पीछे वाला ही बात होती है, तो समय पहले बीत चुका, तो उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं। यानी पास्ट टेंस का परेशानी क्या होता है, लास्ट में था थी होना चाहिए। जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो वो आने वाला होता है, तो उसको हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं इसको प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस ये होता है वर्तमान काल, यानी वैसा क्रिया, वैसा समय जो अभी फिलहाल होने का बोध होता है, अभी चल रहा है, तत्काल हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जब किसी काम को तत्काल होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए वर्तमान काल, जैसे मैं हम बताए थे आपको, मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप खेलते हैं तो खेलने का काम आपका जारी है। भले अभी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन खेलने वाला काम तो आप खिलाड़ी हैं तो करते हैं ना, तो वो बात होगी आपका प्रेजेंट टेंस में। जबकि देखिए प्रेजेंट टेंस का भी 4 गो हम आपको भाग बताए थे, कि इसका भी 4 गो भाग होता है। 4 गो भाग, सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम आपको हिंदी बताए थे, सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल जो मतलब जो दिन प्रतिदिन हमें लगातार दिनचर्या की बात होती है, वो चलता है नॉर्मल। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सतत, इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। यानी हम जो काम कर रहे हैं वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ है, आधा चल रहा है, यानी खत्म होने का करते हैं, अभी जितना देर तक जा सकता है। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीट, यानी मैं खा चुका हूँ, यानी कुछ देर पहले खा लिया हूँ, ठीक है। यानी खाने का काम खत्म हो चुका है, अब टेंशन उसका नहीं है खाने का, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी। परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के दोनों मौजूद है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, यानी जो क्रिया कुछ पूर्ण हुई है, कुछ बाकी है, दोनों चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए अब इस तरह से हम लोग पहला एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग से इतना सबको पता है, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, सामान्य वर्तमान। सबसे पहली बात आती है, जो सबसे पहला बात होता है पहचान करना। यानी कोई भी सेंटेंस को अगर पहचान हम कर लेते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि हम पहचान कर लें, पहचान करने के बाद आगे देखेंगे। तो पहचान इसका क्या होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हो, रहता तो हम
उसका पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है पहचान करना। तो पहचान करना में देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम लैंग्वेज में लिख दिए, लेकिन लैंग्वेज कोई बात नहीं, क्योंकि ये परिभाषा आपको उसमें देता नहीं है, आपको पहचान। तो इसमें दिया है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ते ती। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे, मेन पॉइंट वहाँ पे और यहाँ पे। इससे आपकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हूँ है तो प्रेजेंट टेंस है। जबकि वो ता ते ती आ गया तो समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम आपको पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। तो जिसमें ता ते ती आ गया वो क्या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आप लोग विद्यालय जाते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग विद्यालय जाते हैं। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया है ना, वाक्य हो गया मैं पढ़ता हूँ। जब इस वाक्य में क्या है? पढ़ना क्रिया है, इसमें जाना क्या है? क्रिया है। अब उसके अंत में देखना है, क्रिया के अंत में देखना है कि वो तीनों में से कोई है मौजूद इसमें। तो देखिए पढ़ता हूँ इसमें ता मौजूद है, जाते हैं इसमें ते मौजूद है, यानी ये ऑलरेडी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहचान किया जाता है। अब पहचान हो गया, तो पहचान होने के बाद कुछ इसका रूल होता है। तो रूल ये होता है, देखिए सबसे पहले रूल में पहला ये होता है कि इसमें इज आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देख लीजिए सबसे पहला जानकारी, पहला रूल यह है कि इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, यानी इज आर को यहाँ देखना ही नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो हूँ है, तो हूँ के लिए एम लगा दिया जाता है। आप लोग विद्यालय जाते हैं है तो है के लिए आर लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगाना। ठीक है, इसमें उसको पूछना ही नहीं। लेकिन हाँ बात आती है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव रहता है तो सकारात्मक जो सेंटेंस रहता है, सकारात्मक वाक्य रहता है, तो उसमें इज आर का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब बात आ जाती है निगेटिव की, तो निगेटिव आएगा तो उसमें इज आर एम लगा के ना वहाँ पर डू डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। इसके निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव को छोड़ डायरेक्टली लिख लीजिए। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए अफर्मेटिव, एक अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा है कि जिसमें हम इजारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं करने का मतलब ये हो गया कि अब उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके बाद दूसरे जैसे निगेटिव में जाते हैं, इंट्रोगेटिव में जाते हैं, WH में जाते हैं, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ने का नतीजा क्या होता है कि वहाँ पे हमें इशारे में ना लगा कर वहाँ पर डू डैश लगाया जाता है। तो जबकि हम लिख चुके हैं, अब आ रहा बात डू डैश का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। पहले इसको रूल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दो रूल हो गया। तीसरा एक मेन यह भी है आपका, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे मेन तो पॉइंट यहीं पर
गलती इसी से होती V1 और V5, ठीक है। तो ये भी आपको बताएंगे आगे चलकर V1 V5 का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये रूल हो गया आपका इतना नॉर्मल जानकारी, इतना सबसे पहला बात होती है पहचान। दूसरा बात है कि ये 3 रूल याद रहना चाहिए, और 3 रूल याद है तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल हम लिखे हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग विद्यालय जाते हैं, तो उतना ऊपर हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बताइए। इसके बाद देखिए आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। रूल आप लोग लिख लिए होंगे, आइए। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूँ इसको ट्रांसलेट करना। तो देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हर एक चीज़ का होता है, यानी स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, यानी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसके लिए पहले वो सैंपल तैयार कर लेते हैं, सैंपल के अनुसार हम लोग उसमें डाल देते हैं, बना देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कौन सी, देखिए सब्जेक्ट होता है आप प्लस V1 या V5 दीजिए, ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बाकी फुल स्टॉप कर दीजिए। देखिए यही होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखिए हमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगाना होगा, या ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अब बात आती है कि पहले ये तीनों को समझ लें कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की बात होती है कि जो कोई काम कराया जाता है, तो जो करने वाला व्यक्ति होता है ना, वह होता है आपका सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी देखिए मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का क्रिया इसमें कौन कर रहा है, मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ बन जाऊँगा सब्जेक्ट, ठीक है। जो व्यक्ति किसी काम को करता है, तो जो व्यक्ति जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब रह गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई तो काम कर ही रहा हूँ, तो कोई काम कर रहा हूँ यानी पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ने का काम क्या, क्रिया हो गया, यानी जो हम लोग काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो क्रिया हो, जो काम हो जाए वो क्रिया। अब रह गया बात यहाँ, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को इसमें ना जानेंगे, अगले में देखेंगे। अब रह गया बात, इस ऑब्जेक्ट पूछा, तो इसमें पहला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को इसमें लिखेंगे ही नहीं। तो यानी इसको बनाने के लिए सीधा क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब लेंगे, दूसरा कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या, मैं, तो मैं का क्या हो गया, आई पढ़ता हूँ, तो यानी ऑलरेडी इसका तो होगा कुछ है ही नहीं, तो बस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। तो देखिए मैं है, तो मैं के साथ सब्जेक्ट जो वर्ब लगता है V1 लगता है, तो V1 क्या है, पढ़ना का, V1 क्या होता है, रीडिंग होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसमें आते हैं, आप लोग विद्यालय जाते हैं, तो आप लोग विद्यालय जाते हैं, तो मतलब देख लीजिए कि आप लोग विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब जाने का क्रिया, जाने का काम हो रहा है, तो ये आपका क्रिया हो गया वर्ब। और जबकि विद्यालय, अब यहाँ बात आ गया, ये तो होगा नहीं इसका कुछ, विद्यालय यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यानी कहाँ जाया जा रहा है, तो विद्यालय जाया जा रहा है, तो ये आपका विद्यालय ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इसमें सेम इस पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, तो जिसमें V1 V5 लगेगा यूज करेंगे। जैसे यहाँ यू है, आप लोग का यू होता है, और जबकि जाने का काम क्या होता है, गो होता है, गो टू, अब विद्यालय यहाँ लगा दीजिए, स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सी सेंटेंस सही हो गया, यू गो टू स्कूल। तो ये आपका हो गया नॉर्मल। अब हमें जानना है कि V1 या V5 किसके साथ यूज करें, तो देख लीजिए यहाँ लिख लीजिए V1 का यूज, V1 का यूज आपका होता है, आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, ठीक है, आई यू वी दे तथा प्लूरल,
नाउन के साथ होता है। प्लुरल नाउन के साथ का मतलब समझ गए होंगे। नाम किसको बोला था? नाम को, यानी एक से अधिक नाम होना चाहिए, जैसे राम और श्याम, रीता और सीता, दो हो गया। तो उसमें क्या करेंगे हम? भी वन करेंगे, ठीक है। जब सेम इसी का उल्टा आता है आपका V5, V5 का उपयोग यूज लिख लीजिए इसमें। तो इसमें भी होगा आपका ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जैसा। अब सिंगुलर नाउन को पता ही होगा, सिंगुलर मतलब सिंगल, अकेला होना चाहिए। जैसे राम हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, सीता हो गया, सिंगल ही बात है। तो सिंगल में क्या करेंगे? V5 का प्रयोग, ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, V1 को तो ले लिया है, V5 को देख लेते हैं। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ठीक। तो देख लीजिए राम क्या है आपका, इसमें क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो राम का राम कर दीजिए, इज तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? कुछ नहीं। अफर्मेटिव है तो लगेगा नहीं, बस आवाज़ राम के बाद भात आ जाए तो भात का हो गया गो। अभी V5 इसमें देखिए, गो का V5 बनाने के लिए ES जोड़ दिया था, गोज। तो अब बाजार का हो गया मार्केट, ठीक। राम गोज टू मार्केट। तो इस तरह से आपका हो गया कौन सी? ये आपका हो गया V1 और V5 का प्रयोग, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम डू डज का प्रयोग कर देख लेते हैं। आइए डू डज को देखते हैं। देखिए आपका डू डैश भी उसी तरह से होता है जिस तरह से V1 V5 का यूज देख रहा हूँ, ठीक है। डू डैश का यूज सेम उसी तरह से होता है, जिसमें वो यूज किया गया था उसमें उसी तरह से इसमें होगा। आई यू वी दे तथा प्लुरल नाउन, ठीक। उसी तरह से आ जाइए इसमें ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन, ठीक है। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब रह गया बात, इतना तो आप लोग नॉर्मल जान लिए। अब रह गया बात, इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे आपको 5 तो एग्जाम्पल दे देते हैं। अफर्मेटिव के लिए आप इसको बना लीजिए। देख लीजिए, आपके लिए 5 को हम एग्जाम्पल दे चुके हैं। इसको आप लोग बनाइएगा। बनाने के बाद फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे। अफर्मेटिव तो देख लिए। फिर राधा बाजार जाती है, हम लोग सुबह में टालते हैं। राधा और सीमा पत्र लिखती है, बच्चे एनर्जी पढ़ते हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं। देखिए हर एक लास्ट में ते, ते, ती,
ते जाती यहाँ ती है, यानी ये आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहचान जान लिया। पहचान जानने के बाद अब हम लोग इसको नेगेटिव देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।